जो आप समझते हैं हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, पिछली क्लास में जो है हम लोग 1.1 प्रश्नवाली कंप्लीट कर चुके थे और जिसमें हम लोग सब थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों समझ चुके थे। ठीक है, और जिसमें हम लोग सीखे हैं HCF निकालना यानी कि मॉसो। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ये कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हिंदी में कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय का जो प्रतिपादन है वो कौन किया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, इसका नाम उस व्यक्ति का नाम है कार्ल फ्रेडरिक। ठीक है, और इसको जो है ना गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? गणितज्ञों का मतलब क्या होता है? तो गणित का ज्ञानी हो। ठीक है, गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहते हैं? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं। ठीक है, और ये इसका जन्म लगभग कब होता है? 1777 में इसका जन्म हुआ था। तो उसके बाद जो है ये 1855 तक रहा, उसके बाद इसका देहांत हो गया। ठीक है, चलो अब हम प्रमेय को पढ़ के देखते हैं प्रमेय में क्या कहा गया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो इसमें ना दो पहलू है, बोलो तो दो, इस प्रमेय का दो भाग है। पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग हो गया, पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग हम लोग का ये है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर वाला को समझते हैं और इस प्रमेय को समझने से पहले इसमें क्या आया हुआ है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य और भाज्य, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, इसमें लोग परिचय पढ़ रहे थे। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी और सभी भाग लगता है, मतलब कि जिसका गुणनखंड करेंगे ना, जिसका गुणनखंडन कम से कम 2 से ज्यादा होगा। जैसे इसमें 4 की बात करेंगे, 4 का गुणनखंड क्या क्या निकल सकता है? 2 फिर तो एक निकलेगा, एक से भाग लग सकता है 4, 2 से भी लगेगा और स्वयं से लगेगा। मतलब जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, जिन संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। और ऐसे संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, केवल 2, एक और वो स्वयं खुद। ठीक है, जैसे यहाँ 2 की बात करेंगे, 2 का गुणनखंड कितना कितना होगा? 1 और 2 होगा। उसी तरह 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से और भी बहुत सारा होगा। ठीक है, तो ये देखो इनमें से 27 तो होगा, 23 आगे जाएगा, 23 होगा, 23, 29, 31, 37, 41, 44, ठीक है, 47, उधर हो जाएगा 53, ठीक है, 59। ये संख्या जो हम अभाज्य संख्या होंगे और इन सबका अगर तुम लोग गुणनखंड निकालोगे तो सबका केवल 2 ही गुणनखंड निकलेगा। 2 मतलब कि 2 गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 2 संख्या निकलेगा गुणनखंड में। ठीक है, सबका एक तो स्वयं होगा और दूसरा 1, 3 का 3 और 1, 5 का 5 और 1। और उसके बाद हम लोग भाज्य संख्या की बात करेंगे
तो भाज्य संख्याओं का गुणनखंड 1 से 2 से ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या हम लोग अभी लिखे 4, ठीक है, 4, उसके बाद 6, 7 तो नहीं होगा, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, इस तरह से बहुत होगा इसका भी, ठीक है। और इसमें भाज्य संख्या का हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और इसी जैसे और एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य उसको कहते हैं को प्राइम नंबर, हम लोग उसको भी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जितना सारा इसमें भाज्य संख्या तुम लोग देख रहे हो, जैसे 4 हो गया, 4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आता है ना इस तरह से, तो कौन सा विधि से तोड़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। और उसका अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोल रहा है? उसमें बोल रहा है कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। सबसे पहला छोटा संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से। कौन है? अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है ना, है? 2 से भाग देंगे, 2 बार में भाग जाएगा, फिर 2, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, और तो ये हो गया भाज्य संख्या। उसके बाद 6 का देखो, 6 का भी सबसे छोटा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 मिल जाएगा, फिर 3 से ऊपर में चढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से तुम लोग भाज्य संख्या में संख्या को ले लो। यहाँ 12 ले लेते हैं, 2 से भाग जाएगा, सबसे छोटा 2 ना है, 2 से। उसके बाद क्या जाएगा इसमें? 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3। मतलब किसी भी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देके उसको हम लोग भाग दे सकते हैं, और वो क्या होगा? भाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा, ठीक है। क्या 4 जो है भाज्य संख्या है, तो उसको हम लोग 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 4 होगा। यहाँ पर 6 है, 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, अभाज्य संख्या का गुणनफल हो गया, ठीक है। उसके बाद 12, 2 गुना 3, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 3 गुना 6 गुना 12, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई संख्या नहीं है, भाज्य संख्या ऐसा कोई नहीं होगा जो मतलब कि अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक बड़ा संख्या ना, कुछ भी 306 एक संख्या ले लिए, बड़ा संख्या है ना, भाज्य संख्या है, तो से भाग जा रहा है पहले। और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोल रहा है कि उसमें सबसे छोटा भाज्य संख्या से अभाज्य संख्या से भाग देना होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? 2। एक बार में जाएगा, फिर 5 बार में 3 बार, ठीक है। अब इस बार कितना बार जाएगा? 3 से चला जाएगा, फिर 5 बड़े, फिर जाएगा कितना से? 3 से जाएगा, 3 के 3 7 दिया, फिर 17 से, ठीक है। हम लोग 306 को भी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 306 आएगा। और इसमें जितना संख्या आया है ना, सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए ना कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को ले लेंगे तो उसको हम लोग इस रूप में, मतलब कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगला भाग को पढ़ते हैं। अगला भाग में क्या बोला गया, इसको हम बता दें। भाज्य और अभाज्य जो समझ में आ गया है, पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग।
चलो आगे पढ़ो इसमें तथा क्या बोला है गुणनखंड। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसमें आने वाले क्रम के बिना, क्रम के बिना, क्रम का मतलब समझ लो ना, क्रम का मतलब तरह से लाइन से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, और घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। ये हो गया अवरोही, और ये हो गया आरोही क्रम। ठीक है, तो मतलब क्रम, आने वाले क्रम के बिना, क्रम को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्रम को अगर छोड़ देंगे वो किस क्रम में है, तो वो जो गुणनफल होगा गुणनखंडन के जो रूप में है वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, मतलब केवल वो एक होगा। ठीक है, देखो हम लोग फिर से एक संख्या लेते हैं, यानी कि जिसमें उसने हम लोग 306 लिए थे ना, उसका क्या क्या आया था, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 आया था। ठीक है, और इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें किस रूप में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, छोटा से बड़ा है आरोही क्रम में। ठीक है, इसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग उसमें भाग दिए थे 306 को, अगर हम लोग पहले 3 से भाग दे सकते हैं ना, 3 से भाग दे, एक में जाएगा, और ये 2 बार में, फिर 3 से भाग दे सकते हैं, 3 किया 9, अब इसे 4 किया 12, अब 17 से भाग दे सकते हैं, 17 19। ठीक है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुना 17 गुना 2 कर सकते हैं ना, मतलब इस बार क्रम उल्टा हो गया। हम लोग इस बार अगर चाहे तो हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह से कर सकते हैं। इस बार हम पहले 17 से भाग दे देंगे, 17 से भाग दे देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 17 के 17 होगा, अब बचेगा कितना इसमें, 13 बचेगा, 13 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 136, 136 17 का लाइन में कितना, 9 बार में 17 के 50 कितना हुआ, 8 बार। ठीक है, यहाँ इस तरह से अगर सिचुएशन कभी आ जाएगा ना, तो उसमें दिमाग कहाँ लगा रहेगा, यहाँ देख लो ना, 3 गुना 6 18, तो इधर 8 बार में जाएगा ना। ठीक है, तो अब फिर कितना क्लियर हो गया, अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 से भी हम लोग ले सकते हैं, 2 बार में ही ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 3
तो देखो क्वेश्चन नहीं, उदाहरण नंबर। हाँ, क्या बोला गया इसमें? संख्याओं 4 का घात n पर विचार कीजिए, मतलब सोचिए, ठीक है, सोच विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। बाकी तो उधर समझ आया है कि नहीं आया है, लेकिन यहीं पर थोड़ा डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब तो नहीं है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है, 4 का घात में n अंक शून्य पर समाप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है ना? हाँ, आप चलो देखो, उसमें 4 का घात n, उसमें क्या बोला गया है? n का मतलब क्या है? जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या सब कुछ ध्यान से, n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बोल तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 अनगिनत होते हैं, अनगिनत होगा। तो बोला गया है कि 4 का घात में n है, ठीक है, तो इसमें क्या करना? 4 का घात में पहले 1 रखना, तो कितना होगा? 4, ठीक है। फिर 4 का घात में 2 रखेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 4 से 8 करना है क्या? 4 चौक के 16। 4 का घात में अगर 3 रखेंगे कितना होगा? 16 3 48। 4 चौक 16, 16 चौक 64 नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो इसमें? 4 चौक 16 गुना 3 कर रहा था क्या? तो अब इसमें 4 का पावर में 4, तो कितना होगा? 4 फिर 4 का पावर में अगर 4 का घात में 5 रखते हैं कितना होगा बताओ? 5 इतना होगा ना? पता नहीं, ज्यादा करके देखो कितना होता है। हमको तो लगता है, हम तो आइडिया में कर लिए, तुम लोग करके देखो कितना होता है। तुम्हारा 1280। हम क्या के पता है? इतना ही होगा ना? हाँ, इतना ही होगा। हम क्या है ना, अब 5 भी आ रहे हैं यहाँ, तो समझ में आ रहा है ना? संख्या दिया हुआ 4 का घात में n है, ठीक है, जहाँ n एक
लो उदाहरण नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से कहाँ चला गया? देखिए, से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हालांकि हम लोग तो पहले से ही मतलब बहुत पढ़ चुके हैं लोसो मोसो, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोसो, इसको कहते हैं HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट इसमें कैसा होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया लॉसो, ये हो गया मोसो। अच्छा, लॉसो मोसो में बच्चों को ना बहुत ये रहता है, कंफ्यूज रहता है। हाँ, तो लॉसो का फुल फॉर्म बताओ तो। लोसो का हिंदी में उसका फुल फॉर्म बताओ। लॉसो का लघुत्तम समावर्तक। और मोसो का क्या होता है? दोनों में समावर्तक। समावर्तक को हाँ, तो समावर्तक। हाँ, तो क्या होगा? तुम लोग दोनों में बोला लघुत्तम समावर्तक, फिर बोला महत्तम समावर्तक। इसमें एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्तक। ठीक है, इसका मतलब दूसरा होता है, इसका मतलब दूसरा होता है। अब इसमें लोग को पूछ के हम भी कंफ्यूज हो गए, उल्टा पुल्टा हो जाता है। लघुत्तम समावर्तक जो सम है ना, सम का मतलब समान, सम अपवर्तक में मिलकर बनता है समापवर्तक, अपवर्तक में मिलकर बनता है समापवर्तक, ठीक है। और मल्टीपल फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। अपवर्तक, तो इसमें हम भी कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब हो जाएगा शायद फैक्टर, इसका मतलब हो जाएगा मल्टीपल। दोनों में अपवर्तक अपवर्तक नहीं होगा, ठीक है। मिला? किसमें होगा? HCF वाला समावर्तक मतलब फैक्टर होगा। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, नीचे वाला होता है। अपवर्तक का मतलब इसमें क्या है? HCF का मतलब क्या होता है? अपवर्तक ना, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक क्या लिखे थे उसमें HCF में? इसको पूरा अभी तो मतलब अपवर्तक का मतलब फैक्टर होता है और अपवर्तक का मतलब मल्टीपल, ठीक है। ये हो गया अपवर्तक, ये हो गया तब अपवर्तक, ठीक है। तो ये एक छोटा अभी हम लोग सीखने वाले हैं HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। हम लोग तो बहुत बार बना चुके हैं, सबको आता है लगभग, ठीक है। और यहाँ हम कुछ लिखे नोट देखो कि HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन की सबसे छोटी, जो गुणन की जगह गुणनखंड होगा, ठीक है। इसमें होगा
गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या का, इसमें और भी छोड़ दिया क्या, सबसे छोटी घात का, घात का गुणनफल। हाँ, और एलसीएम में क्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। एक बात याद रखना नोट में, कि जब भी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो उसमें ये बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या। और किसी मैथ में तुम लोग को मिल जाए क्वेश्चन कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो तुम लोग एचसीएफ ज्ञात करोगे। और वही मिल जाए कहीं पर कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात करें, तो उसमें क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यह बात क्या हो रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उपवर्णित अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। घात का तो समझ रहे हो ना, पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। घातांक का चैप्टर पढ़े थे ना 9th क्लास में, 9th नहीं पढ़े थे, 10 तो पढ़े नहीं, पढ़ रहे हैं 8 क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उसमें एलसीएम में संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसको जो है ना हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं, और भी बेहतर तरीके से समझ जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 20 और 6। पहला संख्या दिया हुआ है 6, दूसरा दिया हुआ है 20। ठीक है, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हम लोग तो गुणनखंड ऐसे निकालते हैं ना, जिसका पता है तो हम लोग आगे निकाल सकते हैं। 2 से भाग जाएगा 3 बार में, 3 से भाग जाएगा एक बार। इसमें 20 है, भाग जाएगा 2 बार में, फिर 2 बार में, 5 बार, फिर 5 बार में एक बार। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3। इसको हम लोग घातांक में लिखेंगे ना, घातांक में कर देते हैं। 2 का घात में 1, 3 का घात में 1। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5। तो घातांक में क्या हो जाएगा, 2 का घात में 2 और 5 का घात में 1। यानी कि ये जो विधि है, कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब यहाँ पहले हम लोग निकालते हैं HCF। देखो क्या, ध्यान से देखो, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन है, दोनों में कौन सा संख्या है, दोनों में 2 है, दोनों में 2 है। ये उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, जो कॉमन है वो क्या है, 2 है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो ये जो 2 का घात है नीचे वाला, वो कितना है, 2 है, और ऊपर वाला का घात में 1 है। तो घात किसका छोटा है, ऊपर वाला का, तो उसी को लेंगे। तो HCF यानी कि 6 और 20 का कितना होगा, केवल 2। समझ में आ रहा है ना, जिसका घात, जो पहले तो HCF के लिए कॉमन होना चाहिए, कॉमन 2 है। अब उसको घात चेक करेंगे कौन छोटा है, छोटा कौन है इसमें, ऊपर वाला छोटा है, तो घात में 1 है, तो हम लोग देखेंगे तोड़ के तो क्या होगा, 2 ही होगा केवल। ठीक है, अब HCF की बात करें, LCM कितना होगा, देखो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक, क्या बोला है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसमें कॉमन है क्या, कॉमन के बारे में बोला नहीं है। ठीक है, सब संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ले लेना है। सब का कॉमन नहीं बोला इसमें, देखो जो कॉमन है उसका सबसे बड़ी वाला लेना है। पहले कॉमन 2 है ना, 2 का किसका लेंगे, 2 का ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, नीचे वाला। क्या बोला है, बड़ी घात बोला है। हाँ, तो बड़ी घात 2 का घात में 2 ना। उसके बाद 3 तो कॉमन नहीं है, फिर भी लेना है, क्योंकि इसमें सबके बारे में बोला है, कॉमन बोला नहीं इसमें। तो 3 है, घात तो अकेले है, तो केवल 3 का घात में 1। उसके बाद 5 कॉमन नहीं है, फिर भी लेंगे,
चलो 5 का घात में एक 1, ठीक है। इसमें कितना होगा 4, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 5 और 20 7 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। तो आगे अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है हम लोग का 7 नंबर, ठीक है, जो कि अलग टॉपिक का पहले हम लोग को सूत्र देखना पड़ेगा। तो इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 7 आज नहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो नहीं समझे हाँ समझे कौन ये समझा नहीं, समझे और भी समझे नहीं बोले थे किधर ठीक से समझे। हाँ तो यहाँ तो हम लोग देखे ना, जी सर देखो इसमें HCF जब निकालेंगे सबसे पहले तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ जितना सारा उभयनिष्ठ संख्या है उस सबको देखेंगे। उभयनिष्ठ कौन कौन है, सिर्फ इसमें दो और सिर्फ 2 ही उभयनिष्ठ है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसमें 2 का फिर ये तो हो गया उभयनिष्ठ 2, उसके बाद बोला है कि सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है उसका, जो उभयनिष्ठ है पहला बात तो वो उभयनिष्ठ है, उसके बाद उसका छोटी घात वाला संख्या लेंगे। छोटी घात वाला संख्या कौन होगा, ये वाला होगा ना, जी सर ये तो बड़ी घात वाला है, जी सर ठीक है। तो इसको हम 2 ले लिए और इधर कोई कॉमन है नहीं तो ले लिए, तो HCF वही हो गया 2, जी सर ठीक। अब उसके बाद LCM, LCM में बोला है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, मतलब जितना सारा गुणनखंड है इसमें सबको देखो। पहले तो इसमें क्या है, सिर्फ 3 को संख्या है, 2 है 3 है और 5 है, 3 संख्या है ना, 3 अभाज्य संख्या है, बाकी और कोई नहीं है। तो अब तीनों में से क्या करना है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल देखना है। तीनों में से सबसे बड़ी घात, 2 का बड़ी घात क्या है 2 है, 3 का तो दोनों तो अकेले अकेले हैं, तो 2 का बड़ी घात 2 का घात 2 ले लिए, 3 अकेले हैं 3 ले लिए, 5 अकेले हैं 5 है, ठीक है। चलो अगर तुम लोग और समझना चाहते हो तो और भी ले लेते हैं। चलो 18 बताओ, 36 का बताओ गुणनफल क्या होगा, 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, यही होगा। हाँ तो तब 45 का बताओ, सर 2 गुना कैसे होगा, 1 गुना होगा, 2 गुना या 72 का रहता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 36 और 72 का हम लोग निकाल रहे हैं HCF और LCM। HCF क्या हो जाएगा 36 और 72 का, फिर से ऊपर पढ़ के देखो, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ देखना है, और इसको जो है ना हम लोग पहले घातांक के रूप में लिख लेते हैं ना। 2 का घात में कितना होगा 4, इसमें 2 का घात में 2 ही होगा, अब इसमें 2, अब इसमें 2 का घात में 3 और 3 का घात में 2, ठीक है। प्रत्येक उभयनिष्ठ देखना है, मतलब कॉमन देखना है। इसमें 2 और 3 दोनों कॉमन है, 3 दोनों में है और 2 भी दोनों में है ना। तो अब फिर उसके बाद गुणनफल की गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, तो पहले 2 का चेक करो, 2 का बड़ी घात क्या है, नीचे वाला है ना, नीचे वाला बड़ी है, छोटी घात होगा ना सर, अच्छा इसमें बड़ी, इसमें बड़ी है ना, छोटी, तो छोटी देखना है पहले। तो HCF में छोटा कौन है, ये वाला हो जाएगा ना, 2 का घात में 2, तो ये छोटा हो गया। तो और फिर 3 दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है, तो 2 का घात में 3 का घात में 2 ही ले लेंगे, ठीक है। तो छोटा बड़ा तो कोई है ही नहीं, दोनों बराबर है, तो एक को ले लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा LCM, 3 क्या 8 16 4 3 4 9 36, तो HCF कितना हो गया 36। अब देखो LCM 36 और 72 का। अब फिर बोला है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, इस पर सबको देखना है, सबको देख के सबसे बड़ा घात वाला, सबको देखेंगे तो इसमें 2 और 3 ही संख्या है ना, तो ज्यादा तो है नहीं, सिर्फ 2 और 3 है। अब पहले 2 का चेक करते हैं, बड़ा घात क्या है,
3 है, तीन है। तो 3 वाला को ले लेते हैं 2 का घात 3। उसके बाद 3 वाला दोनों बराबर है तो बराबर है, तो ए को ले लेते हैं। गुना 3 2 हम भी गलत लिखते हैं, वो भी गलत बोल देता है। तो इसमें 2 का घात 8 है तो कितना देगा 8, 2 का घात 3 है तो 8 होगा। जी सर। हाँ, उसके बाद 3 का घात 2 है तो 9, 3 2 6 गुना कहाँ करते हैं, उसका स्क्वायर करना है तो 9 एलसीएम हो गया 72। ठीक है, मतलब कि 36 और 72 लिए थे, 36 और 72 ही आंसर आ गया। जी सर। ठीक है, बहत्तर ही आया सिर्फ यहाँ पर एक 36 नहीं आया, आया है। एचसीएफ 36 आ गया और एलसीएम 72। ठीक है, चलो उतारो।